हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी में हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं प्रबंध के सिद्धांत। बच्चों, प्रबंध के सिद्धांत किसे कहते हैं, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति क्या है और प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता और महत्व क्यों होती है, ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में समझ लिया है। स्टूडेंट, आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम प्रबंध के सिद्धांत देने वाले हेनरी फ्योल और F.W. टेलर, ये जो दो प्रबंधक अपने समय में हुए हैं, जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों का निर्माण किया है, प्रतिपादन किया है। तो ये दोनों प्रबंधकों के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हम समझने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम F.W. टेलर, जिन्हें वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का जनक कहा जाता है, उनके बारे में जानेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, उनकी तकनीकों के बारे में जानेंगे। मतलब वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत है, उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आप सभी का वेलकम है। देखिए, टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध, भाई प्रबंध से हम समझते हैं, प्रबंध मतलब किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करना और कराने की कला, ये प्रबंध होता है। अब यहाँ पर वैज्ञानिक शब्द जोड़ दिया गया और उसके भी आगे टेलर का, मतलब टेलर ने प्रबंध में विज्ञान को लेकर के वो आए। को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो टेलर है, F.W. टेलर, वो प्रबंधकीय कार्य में वो विज्ञान को लेकर आए। अब विज्ञान को लेकर के आए, इसका मतलब विज्ञान, अब यहाँ पर थोड़ा सा यदि हम उसका ऑपरेशन करें, इन शब्दों का ऑपरेशन करें, तो विज्ञान का मतलब क्या होता है। भी विज्ञान आप लोगों ने 10th तक पढ़ा ही है ना। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान का मतलब होता है, वी से मतलब होता है विशिष्ट या व्यवस्थित, और ज्ञान का मतलब होता है अध्ययन करना। किसी भी विषय का व्यवस्थित कहलाता है विज्ञान। तो विज्ञान हमेशा व्यवस्थित अध्ययन करता है, वो किसी भी बात को प्रयोग करता है। और ठीक है, तो कारण और परिणाम, इन दोनों के आधार पर वो काम करता है। प्रयोग और परिणाम इन दोनों के आधार पर काम करता है। जैसे मान लो अंधेरे में, हम किसी कमरे में अंधेरे में गए और मान लो किसी वस्तु के ऊपर हमारा पैर रखाता है, तो हम डर जाते हैं कि भाई वहाँ पर सांप है ना। लेकिन विज्ञान जो है वो एकदम से उसको विश्वास नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो उजाला लेकर जाएगा, लाइट लेकर के जाएगा और देखेगा कि वहाँ पर वास्तव में सांप है या नहीं। कारण और प्रयोग, भाई क्या उसका जो प्रयोग किया गया, उजाला प्रकाश लेकर के गए, लाइट लेकर के गए और उस कारण का पता लगाया कि क्या कारण है, वहां पर जो वस्तु है वो क्या है, वास्तव में सांप है क्या। सांप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन रियलिटी में क्या है उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइंस जो है, हर एक जो कुछ भी कारण होगा, उस कारण का पता लगाने के लिए प्रयोग करता है और प्रयोगों के आधार पर वो पता लगाता है कि वास्तव में क्या है। तो टेलर ने ऐसे प्रबंध के जितने भी कार्य है, प्रबंध के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को उन्होंने विज्ञान के आधार पर किया, मतलब व्यवस्थित तरीके से उसको किया है। तो यहाँ पर हम यही समझने वाले हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध प्रारंभिक प्रबंध की विचारधारा की एक महत्वपूर्ण धारा, जिसे क्लासिकल विचारधारा कहा जाता है। अब यहाँ पर यदि मैं आप लोगों को बोलूं कि भैया आपको कुछ ध्यान आ रहा है, शुरुआत में हमने देखा था कि प्रबंध की ये विचारधाराएं, अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने आई थी शुरुआत में। प्रबंध, सबसे पहले प्रबंध का विचार कहाँ से आया है, तो हमने वहाँ देखा था कि जो मिस्र के पिरामिड बनाए गए, तो उसमें कितने सारे लोगों की आवश्यकता थी, कितने हजार किलोमीटर से बड़ी बड़ी चट्टानों को लेकर के लाया जाता था, और पास के गांव में रहने वालों को उसकी जो हथौड़ी की आवाज़ तक नहीं आती थी। तो ये कैसा मैनेजमेंट था, उसमें कहीं ना कहीं तो प्रबंध था। तो वहाँ हमने देखा था कि एक विचारधारा कौन सी थी, क्लासिकल विचारधारा थी। एक कौन सी विचारधारा थी, सेकंड नंबर वाली जो विचारधारा थी, विचारधारा थी। और हमारा जो वैज्ञानिक प्रबंध है, जो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध जो है, ये क्लासिकल विचारधारा के अंतर्गत आता है। क्लासिकल विचारधारा वर्ग की दो अन्य धाराएं भी है। क्लासिकल विचारधारा में मैंने आप लोगों को तीन प्रकार की विचारधाराएं हमने उसमें पढ़ी थी। कौन कौन सी, एक तो हेनरी फ्योल का प्रबंधकीय विचारधारा, F.W. टेलर की वैज्ञानिक विचारधारा, और एक मैक्स वेबर की थी नौ।
मतलब अफसरशाही विचारधारा जिसको हम बोलते हैं। जैसे देखो फेयोल की प्रशासनिक विचारधारा एक ये है, फिर मैक्स वेबर की अफसरशाही विचारधारा। अब यहाँ पर हम यहाँ अफसरशाही का वर्णन नहीं करेंगे, भाई हमारा जो कोर्स है इस कोर्स के अंतर्गत हम अफसरशाही नहीं पढ़ने वाले हैं, मतलब मैक्स वेबर का जो अफसरशाही विचारधारा वो नहीं पढ़ेंगे। इस कोर्स के अंतर्गत हमारे दो ही प्रबंधकों के विचारों को पढ़ेंगे, हम हेनरी फ्योल और F.W. टेलर। तो यहाँ पर हम हेनरी फ्योल के बारे में जानने वाले हैं। हम यहाँ अफसरशाही का वर्णन नहीं करेंगे, वैज्ञानिक प्रबंध के पश्चात फ्योल के सिद्धांतों का वर्णन किया जाएगा। मतलब हम वैज्ञानिक प्रबंध को पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम किसको पढ़ेंगे, फ्योल को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं F.W. टेलर को। तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर, मतलब इसको शॉर्ट में क्या कर दिया, फ्रेडरिक F. विंसलो W. टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर 20 मार्च 1856, हमारे यहाँ जो क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति है ना, मतलब उस समय उनका जन्म हुआ था। 20 मार्च 1856 से उनका जो कार्यकाल रहा वो 21 मार्च 1915 तक, मतलब जब हमारा देश गुलाम था तभी वो निकल भी गए यहाँ से। एक अमेरिका का, मतलब यहाँ पर उनका एक जीवन परिचय पूरा शॉर्टकट में दिया गया है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के संस्थापक। उनकी समय अवधि ये रही। पेशा, प्रोफेशन से क्या थे, वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर, तो वो एक इंजीनियर थे। और कहाँ के थे वो, अमेरिका के थे वो। शिक्षा 1883 में तो स्टोवनस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियर में डिग्री ली। कौन कौन से पदों पर रहे वो, सबसे पहले वो एक शिक्षार्थी मैकेनिस्ट बने, मतलब वो खुद उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। फिर 84 में मिडविले स्टील कंपनी में सीईओ रहे, कार्यकारी अधिकारी रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको बोलते हैं। 1896 में वो बेथलेहम आयरन कंपनी, जो बाद में बेथलेहम स्टील कंपनी बन गई, में कार्यरत रहे। 1900 में स्थापित टक स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर रहे, मतलब वो प्रोफेसर के रूप में काम किया। और 6 से 7 तक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के हेड बन करके रहे। अब उन्होंने लेखन कार्य, अपने इन कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने अनुभवों को बटोरा और एक किताब के रूप में उन्होंने लिखा। द अमेरिकन मैगजीन में उन्होंने द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऐसा एक लेख प्रकाशित किया F.W. टेलर ने। उनके ज़िंदगी के जो भी अनुभव थे उन अनुभवों को उन्होंने वहाँ का जो अमेरिका का जो एक मैगजीन है उस मैगजीन में उन्होंने इस नाम से एक लेख प्रस्तुत किया। क्या लेख था, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, ऐसा एक लेख प्रकाशित किया मार्च से मई 1911 के बीच में। बाद में ये पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो गए। ये जो लेख था बाद में क्या हो गया, पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो गए। फिर 1906 में कॉन्क्रीट प्लेन एंड रिनफोर्स। 1893 में नोट्स ऑन बेल्टिंग। फिर दिसंबर 6 में ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। 1895 में अ पीसरेट सिस्टम। 1915 में द मेकिंग ऑफ अ पुटिंग ग्रीन लेक माला प्रकाशित। और मार्च 1918 में द अमेरिकन मैगजीन में प्रकाशित नॉट फॉर जीनियस बट फॉर द एवरेज मैन। अब इनमें से हमारे काम की कौन सी चीज़ है, वो ये वाली चीज़ है जो मार्च से मई 1911 के बीच उन्होंने जो लेख उस मैगजीन में प्रकाशित किए, उनसे कौन से, प्रिंसिपल्स, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये हमारे काम की चीज़ें जो कि हमें मिली है। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, जो जिन्हें हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने उनका क्या पढ़ लिया, ये जीवन परिचय बहुत विस्तृत में दिया है जिसको हमने बहुत शॉर्ट में अभी देख लिया। आगे हम बढ़ेंगे। अब वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, इनको अब हम डिटेल में, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत जो उन्होंने 1911 में जो लेख प्रस्तुत किए थे और वो पुस्तक के रूप में पूरी दुनिया में आज की स्थिति में फेमस है, तो उनको अब हम समझने वाले हैं। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों में, औद्योगिक क्रांति यूरोप महाद्वीप है, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 6, 7, 8 में कि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, यूरोप में क्रांति हुई थी उद्योगों की। मतलब कि वहाँ पर मशीन का आविष्कार हुआ
और जैसे ही मशीन का आविष्कार हुआ तो प्रोडक्शन की बाढ़ आ गई। मतलब जो पहले वस्तुएं हाथ से बनती थी, कम बनती थी, तो फिर मशीन के आविष्कार होने से क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा होड़ लग गई वस्तुओं को बनाने की। तो औद्योगिक क्रांति आ गई, एक प्रकार से क्रांति आ गई मशीनों में। तो उस समय औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दिनों में, जबकि कारखाना संगठन की कोई पद्धति नहीं थी, तो कारखाने जैसे पहले हाथ से बनाए जाते थे, तो कुछ ही लोग मिल करके काम करते थे, तो इसके लिए उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। और जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई, मशीनों से काम होने लगा, अधिक ज़्यादा लोग काम करने लगे मशीनों के ऊपर, उस समय भी कारखाना संगठन की कोई ऐसी पद्धति नहीं थी कि किस प्रकार से काम किया जाना चाहिए, उसका सिस्टम क्या होना चाहिए। जैसे आज के समय में प्रबंध में हम देखते हैं कि उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग मैनेजर होते हैं, अलग सबका पद अलग अलग होता है, संगठन का एक स्ट्रक्चर होता है। उस समय ऐसा कोई प्रारंभिक दौर में, मतलब जो औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक दौर में कारखाना संगठन की कोई भी ऐसी कोई मीमांसा नहीं थी, मतलब उसकी एक कोई सिस्टम नहीं था। कारखाना मालिक अथवा प्रबंधक प्रबंध कार्य करते हुए आने वाली समस्याओं का समाधान करते समय अधिकांश व्यक्तिगत निर्णयों पर ही निर्भर करते थे। जो कारखाना के मालिक थे या जो प्रबंधक थे, वो काम के दौरान जो भी आने वाली समस्याएं जो होती थी, उनको व्यक्तिगत अपने खुद के निर्णयों के आधार पर ही वो उस समस्या को हल करते थे। इसे अंगूठा टेक नियम कहा जाता है। अंगूठा टेक नियम का मतलब कि पीछे से जो आया उसको आगे धकेल दिया गया, या परंपरागत रूप से जो चला आ रहा है वही करना है, या फिर जो एक व्यक्ति ने जो निर्णय दे दिया उसी को मान लेना है, ये अंगूठा टेक होता है। इसे अंगूठा टेक नियम कहा जाता है। अंगूठा टेक नियम अपनाने पर कारखानों का प्रबंध करते समय प्रबंधक परिस्थिति के अनुसार कार्य कर सकते थे। कारखाना टेक जो अंगूठा टेक नियम जो है, उसमें क्या होता था कि प्रबंधक परिस्थिति के अनुसार कार्य कर सकते थे, लेकिन उन्हें प्रयत्न एवं मूल की पद्धति की सीमाओं का सामना करना पड़ता था। मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ऑन द स्पॉट जब समस्या आती थी उसी समय उसका हल निकालना होता था। पहले से उनकी कोई प्रिपरेशन या पूर्व प्लानिंग ऐसी कुछ नहीं होती थी कि जिस समय समस्या क्रिएट हुई उसी समय उनको तुरंत उसका हल निकालना होता था। उनके अनुभवों को विशिष्टता प्रदान करने के लिए यह जानना महत्व रखता था कि कौन कार्य को करता है तथा यह ऐसा क्यों करता है। तो ये जानना जरूरी था कि ये कार्य को कौन करता है जो भी गड़बड़ कर रहा है, और ऐसा क्यों करता है। इसके लिए जिस मार्ग पर चलना था वह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित थी। अब इसका पता लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत थी? वैज्ञानिक पद्धति की जरूरत थी, अर्थात समस्या को परिभाषित करना। अब विज्ञान आ गया। अभी मैंने जैसे बताया था कि अंधेरे में हमें कोई वस्तु का आभास हुआ कि वहां सांप है कि रस्सी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लाइट ले जाना पड़ेगा, बल्ब जलाना पड़ेगा, या मोमबत्ती ले जाना पड़ेगी, और फिर हम देखेंगे कि भाई वहाँ वास्तव में सांप है या फिर रस्सी है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी कारखाने में जो भी गड़बड़ होती थी, तो कि सबसे पहले तो ये इस कार्य को कौन करता है और ऐसा क्यों करता है, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना पड़ेगा। और विज्ञान क्या करता है? सबसे पहले तो क्या करता है? समस्या को परिभाषित करना। मतलब जो भी समस्या है उसको परिभाषित करना, ये वैज्ञानिक पद्धति का सबसे पहला चरण है ये। तो समस्या को परिभाषित करना, फिर वैकल्पिक समाधानों का विकास करना। सबसे पहले तो कि समस्या क्या है, इसको सबसे पहले डिफाइन करो, फिर उस समस्या के समाधान के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढना, तो वो हो गए वैकल्पिक समाधानों का विकास करना। फिर परिणामों का पूर्वानुमान लगाना। अब हमने अलग अलग विकल्प चुन लिए, फिर उसमें से जो भी परिणाम है उनका पूर्वानुमान लगा लिया। फिर प्रगति को मापना, उसमें से फिर जो भी बेस्ट है उसके आधार पर काम करना, और जो भी प्रगति उसको मापना और परिणाम को बाहर निकालना। ये सभी क्या है? ये वैज्ञानिक पद्धति की स्टेज है। सबसे पहली स्टेज क्या है? ये जब भी कोई शोध होते हैं, शोध कार्य जो किए जाते हैं ना, तो आप लोगों ने कोई सी भी समस्या, जिंदगी हमारे खुद की व्यक्तिगत लाइफ की समस्या हो, समाज की समस्या हो, देश की समस्या हो, ये साइंटिफिक मेथड है, ये वैज्ञानिक पद्धति है, रिसर्च की मेथड है होती है वैज्ञानिक पद्धति।
इसमें ये सबसे पहला समस्या को परिभाषित करना, ये उसका पहला स्टेज है। दूसरा हो गया वैकल्पिक समाधानों का विकास करना। तीसरा है परिणामों को पूर्वानुमान लगाना। फिर प्रगति को मापना और परिणाम को निकालना। ये उसकी स्टेप बाय स्टेप ये ऐसे कार्य किए जाते हैं, सिस्टमेटिक काम किए जाते हैं। कोई सा भी पुलिस भी जब कोई केस को सॉल्व करती है, तो वो केस की स्टडी करती है, तो वो वैज्ञानिक पद्धति से ही केस को स्टडी करती है। कोई वकील यदि किसी समस्या कोई लड़ाई लड़ता है, तो वो भी हर एक फील्ड में कोई भी व्यक्ति वो काम कर रहा होता है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि वो इस तरीके वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही काम करता है। उसको वैज्ञानिक पद्धति के ऐसे चरण कहलाते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना पड़ेगा। इस परिदृश्य में टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में उभर कर आए। उस समय फिर टेलर जो है, एफ.डब्ल्यू. टेलर, वो उनके लिए भगवान बनकर आए। उन्होंने अंगूठा टेक के स्थान पर वैज्ञानिक प्रबंध सुझाया। उन्होंने उनको बताया कि भैया आप काम कर रहे हो, और उनके सामने अचानक कोई समस्या आ गई, तो वो उसी समय अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेकर काम करते थे। ऐसे समय में वो कभी कभी उलझन में भी फंस जाते थे। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने उनको वैज्ञानिक प्रबंध बताया। उन्होंने मानवीय क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में बांटा तथा यह पता किया कि वह इसे कम समय और अधिक उत्पादकता से किस प्रकार से कर सकते हैं। मनुष्य की जो क्रियाएं हैं, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं, उनको छोटे छोटे भागों में बांट दिया। फिर इसे कम से कम समय में और अधिक से अधिक उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है। इसमें व्यावसायिक क्रियाओं को स्तरीय उपकरण, मतलब उत्पादन में वृद्धि हेतु पद्धतियों, प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा करना, गुणवत्ता में सुधार करना, लागत तथा बर्बादी को कम करना, ये सभी उन्होंने अलग अलग बहुत सारे प्रयोग किए कि भाई एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार से काम करता है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति किस प्रकार से काम करता है, एक बिना अच्छे मशीन के काम करने वाला कितना उत्पादन काम करेगा, एक अच्छी मशीन से काम करने वाला कितना उत्पादन करेगा, अच्छा मटेरियल देने पर किस प्रकार से वस्तु बनेगी, बुरा मटेरियल देने पर किस प्रकार से वस्तु बनेगी। ऐसे हर एक चीज को उन्होंने प्रमाप आधार पर तोला, उसको मापा, समय का अध्ययन किया, गति का अध्ययन किया, और ऐसे अलग अलग प्रयोगों के द्वारा उन्होंने उसको वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा तय किया। टेलर के शब्दों में वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है। अब यहाँ पर टेलर ने उसको परिभाषित किया है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को परिभाषित किया है कि वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं, और फिर यह देखना कि वे उसको सर्वोत्तम ढंग से एवं कम से कम लागत पर करें। मतलब यहाँ पर पहली बात कौन सी आ गई कि आप श्रमिक से क्या काम कराना चाहते हैं। पहली बात, आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं। दूसरी बात, उसको देखना, आपने उसको काम दे दिया, आप क्या काम कराना चाहते हैं, तो मतलब समस्या को डिफाइन करना। तो आपने अब उसको काम दे दिया, काम देने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि उसको सर्वोत्तम ढंग से वो कर रहा है कि नहीं, और कम से कम लागत पर कर रहा है कि नहीं। सर्वोत्तम ढंग मतलब कि यहाँ पर पद्धति आ गई, काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका चुनना, और कम से कम लागत पर। वो जो बेस्ट तरीका भी है, वो बेस्ट तरीका भी कम से कम लागत पर होना चाहिए, ये उसके लिए शर्त होती है। तो सबसे पहला तो कि कार्य क्या करना है ये उसको बताना, उसके बाद में देखना कि सर्वोत्तम तरीके से और कम से कम लागत पर कार्य हो रहा है अथवा नहीं। बेथलेहम स्टील कंपनी जिसमें टेलर स्वयं काम करते थे, उसमें वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को लागू करने से उत्पादकता में 3 गुना वृद्धि हो गई। बेथलेहम स्टील कंपनी में टेलर ने काम किया है, तो वहां पर उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधों को अपनाने से बेथलेहम स्टील कंपनी के उत्पादन में कितनी वृद्धि हो गई, 3 गुना वृद्धि हो गई। किस कारण से? वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाने से 3 गुना वृद्धि हो गई। वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध ये है क्या, मतलब वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत क्या है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत दिया कि विज्ञान पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम। विज्ञान पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम, मतलब कि हम जब भी कोई काम करें तो पीछे से जो आया है
हम उसी को न एक्सेप्ट करें, या फिर परंपरागत रूप से किया जा रहा है उसी को हम आगे न बढ़ाएं। हम खुद सोचे समझे उसको मूल्यांकित करें और फिर उस आधार पर काम करें। मतलब परंपरागत रूप से न ही उसको वैज्ञानिक तरीके से कार्य को करना, ये कहलाता है कि विज्ञान न कि अंगूठा टेक नियम। वैज्ञानिक रूप से कार्य को करना, न कि अंगूठा टेक नियम। जैसे वो जो एक कोल्हू का बेल जो चलता है, वो जो आज के समय में तो मशीनें आ गई तेल निकालने के लिए। पुराने समय में हमने भी जो कहानियों में पढ़ा है कि जो तेल निकालने वाला जो घाना रहता है, तो उसमें वो गोल गोल वो चलता रहता है और बैल ऐसा घूमता रहता है, उसको डंडे को ऐसा लेकर के चलता रहता है। तो वो बैल को चक्कर ना आए इसलिए उसके कानों के ऊपर इस प्रकार से पट्टी बांध दी जाती है। तो इस कारण से उसको लगता है कि मैं सीधा ही चल रहा हूँ, ऐसा गोल गोल नहीं घूम रहा हूँ। मतलब कि वो दिन भर चलता रहता है लेकिन उसको पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर कि भाई वैज्ञानिक अंगूठा टेक नियम का मतलब ये है कि बिना सोचे समझे काम को करते जाना। भाई यदि बेस्ट तरीके से कम समय में अच्छे तरीके से और हम अच्छा उत्पादन कर सकते हैं तो फिर उसको अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर वही बताया, टेलर ने प्रबंध के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति को लागू करने की पहल की। हम पहले ही प्रबंध अंगूठा टेक नियम की सीमाओं की चर्चा कर चुके हैं। अब क्योंकि सभी प्रबंधक अपने अपने अंगूठा टेक नियमों को अपनाएंगे, इसलिए स्वाभाविक है कि सभी समान रूप से प्रभावी नहीं होंगे। हर जगह ये एक समान नहीं होगा क्योंकि सभी के काम करने का तरीका अलग होता है। टेलर का विश्वास था कि अधिकतम कार्य क्षमता में वृद्धि केवल एक ही सर्वोत्तम विधि थी। टेलर का जो मानना था, उनका एक ही मानना था कि अधिकतम कार्य क्षमता में वृद्धि, जो काम करने वाला जो कर्मचारी है उसकी कार्य क्षमता में अधिकतम वृद्धि करना, तो ही तो उत्पादन ज्यादा होगा। जैसे बेथलेहम स्टील कंपनी में उत्पादन 3 गुना बढ़ गया। तो 3 गुना उत्पादन कैसे बढ़ गया भाई? उत्पादन करने के लिए जो सामग्री है, मटेरियल तो पहले भी थी, काम करने वाला कर्मचारी भी पहले था, लेकिन उन्होंने जो काम करने वाला जो वर्ग था उसकी कार्य क्षमता में उन्होंने क्या कर दी? वृद्धि कर दी, अधिकतम कार्य क्षमता में वृद्धि। और ये एक ही सर्वोत्तम विधि थी और इस पद्धति को अध्ययन और विश्लेषण के द्वारा विकसित किया गया। और इसके लिए उन्होंने कि उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए उन्होंने क्या किया? उसका अध्ययन किया, उसका विश्लेषण किया। इस प्रकार से विकसित पद्धति को पूरे संगठन में अंगूठा टेक नियम के स्थान पर लागू करना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति में प्रारंभिक प्रणालियों का कार्य अध्ययन, सर्वश्रेष्ठ तरीकों का विकास, मतलब सर्वश्रेष्ठ तरीकों का एकीकरण एवं स्तरीय पद्धति के विकास के माध्यम से जांच पड़ताल सम्मिलित थी, जिसे कि पूरे संगठन में अपनाया जाना चाहिए। टेलर के अनुसार लोहे की छड़ों को डब्बा बंद गाड़ियों में लादने की छोटी सी उत्पादन क्रिया को भी वैज्ञानिक ढंग से नियोजित किया जा सकता है। कि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जो सरिया होता है, लोहे की जो छड़ें रहती है, उनको यदि हमें डिब्बा बंद गाड़ियों में यदि लादना है तो उसकी छोटी सी उत्पादन क्रिया को भी हम वैज्ञानिक ढंग से कर सकते हैं। कि जो मजदूर है वो उठा करके रखेगा, उसके बजाय हम मशीनों के माध्यम से, आज के समय में जब हम देखते हैं कि कारखानों में मशीनें उसको चिमटे से, बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं वो उसको पकड़ती है और उठा के वो ट्रकों में लोड कर देती है। पहले हम पुराने समय में देखते थे कि ट्रकों में जो रेत है वो मजदूर खुद ऐसा भरते थे और फिर उसको खाली भी किया जाता था, उनके द्वारा फावड़े से खाली किया जाता था। लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजी आने से जेसीबी मशीन है या जो बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से उसको, रेत को ट्रक में सीधा भर दिया जाता है और उससे खाली भी हो जाता है। मतलब जो काम घंटों में होता था, 4 4 घंटे में जिसको किया जाता था, वो पल भर में वो काम हो जाते हैं। तो ये उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी का भी उपयोग उसमें किया गया एवं उसका प्रबंधन किया जा सकता है। इससे मानवीय शक्ति, समय और माल की बर्बादी में भारी बचत होती है। भाई मानव शक्ति का, माल का और समय का बचत होगा। जितनी अधिक व्यवस्थित प्रक्रिया होगी उतनी अधिक बचत होगी। वर्तमान संदर्भ में इंटरनेट का प्रयोग आंतरिक कार्य कुशलता
एवं ग्राहक की संतुष्टि में आश्चर्यजनक परिवर्तन लाया है। भाई आज के समय में हम इंटरनेट के प्रयोग से बहुत सारे कार्य जो है घंटों के काम हम कैसे मिनटों में कर सकते हैं। तो ये पहला जो उन्होंने सिद्धांत दिया कौन सा, कि वैज्ञानिक पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम। कोई सा भी हम जब काम करते हैं तो उस कार्य का अध्ययन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए और सर्वोत्तम तरीके से कम लागत में कैसे किया जाए उसको ये देखना चाहिए। दूसरा उन्होंने बात बताई कि सहयोग न कि टकराव। पहले बात आगे समझ में। अब दूसरा जो सिद्धांत उन्होंने दिया एफडब्ल्यू टेलर ने कि सहयोग न कि टकराव। इसका मतलब, सहयोग का मतलब होता है कि मिलकर के कार्य करना, और टकराव, टकराव का मतलब ये होता है कि जैसे दो बर्तन आपस में टकराएंगे तो आवाज होगी। अब यहाँ पर हम कारखाने में हैं, ठीक है, कारखाने में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, मतलब श्रमिक काम कर रहे हैं, श्रमिकों के ऊपर प्रबंधक काम कर रहे हैं और उनके ऊपर संचालक मंडल बैठा हुआ है। तो प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच में किसी प्रकार का टकराव नहीं होना चाहिए। टकराव का मतलब कि वो तलवारें नहीं टकराने वाले हैं, वहां कोई गोला बारूद नहीं चलने वाला है। टकराव का मतलब ये होता है कि अधिकारों की लड़ाई। वे श्रमिक चाहता है अधिक से अधिक मजदूरी चाहता है और प्रबंधक चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। तो इन दोनों में जो टकराव है वो इन बातों को लेकर के हो सकता है। तो उसको ज्यादा मजदूरी मिले, इसका उत्पादन अधिक हो, इसका एक समाधान ढूंढना चाहिए। तो सहयोग न कि टकराव, ये कंडीशन, ये उन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया। उत्पादन की कारखाना प्रणाली में प्रबंधक, मालिक और श्रमिक, तीन लोग हैं, प्रबंधक है, एक श्रमिक है और तीसरा कौन है, मालिक होता है। इनके बीच मतलब ये तीन लोग होते हैं और सबसे ऊपर कौन होता है, मालिक, फिर प्रबंधक और फिर श्रमिक। अभी जो प्रबंधक होता है, मैनेजर जो होता है, वो मालिक और श्रमिक के बीच में एक चेन के रूप में काम करता है, एक कड़ी के रूप में काम करता है, क्योंकि सारे कामों को कराने वाला कौन होता है, प्रबंधक होता है। किसके माध्यम से करवाता है, श्रमिक के माध्यम से कराता है, और अधिक से अधिक लाभ कमा के किसको देता है, मालिक को देता है। तो इन दोनों के बीच में जो कड़ी का काम करने वाला कौन है, प्रबंधक होता है। प्रबंधकों को श्रमिकों से कार्य पूरा कराने का अधिकार मिला होता है। इसलिए आप सरलता से समझ सकते हैं कि एक प्रकार वे वर्ग भेद अथवा प्रबंधक बनाम श्रमिक की सदा संभावना बनी रहती है। मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्रबंधक और श्रमिक, ये दोनों आमने सामने की पार्टियां हो जाती है कि कभी भी इनके बीच में क्या हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। टेलर ने पाया कि इस टकराव से श्रमिक, प्रबंधक और कारखाना मालिक किसी को लाभ नहीं पहुंचता है। यदि इनमें टकराव होगा, इनके बीच में यदि लड़ाई होती है तो सभी का नुकसान होगा। श्रमिक काम नहीं करेगा, उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो मालिक का नुकसान होगा, श्रमिक को मजदूरी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर यदि टकराव होता है, लड़ाई होती है या फिर उनके बीच में किसी प्रकार की हड़ताल होती है तो नुकसान किसका होता है, मालिक का ही नुकसान होता है। उसने प्रबंध एवं श्रमिकों के बीच पूरी तरह से सहयोग पर जोर दिया। जो टेलर है उन्होंने इस पर जोर दिया कि प्रबंध और श्रमिक, इनके बीच में सहयोग होना चाहिए। दोनों को समझना चाहिए कि दोनों का ही महत्व है। दोनों ने समझना चाहिए कि इसमें दोनों का महत्व है, किसी एक के भी बिना कार्य पूरा नहीं हो सकता। दोनों को समझना चाहिए कि दोनों का महत्व। इस स्थिति को पाने के लिए टेलर ने प्रबंधक और श्रमिक दोनों में मानसिक क्रांति का आह्वान किया। जो टेलर है उन्होंने मानसिक क्रांति का आह्वान किया। आह्वान किया मतलब कि उन्होंने एक मानसिक क्रांति लेकर के आए। अब ये मानसिक क्रांति क्या है उसको मैं एक ही लाइन में समझाता हूँ कि भाई जो श्रमिक है वो क्या चाहता है, अधिक से अधिक सैलरी, और जो प्रबंधक है वो अधिक क्या चाहता है, अधिक से अधिक उत्पादन। अब यहाँ पर प्रबंधक किसी भी तरीके से उत्पादन तो अधिक से अधिक करवा लेता है। अधिक उत्पादन होगा, अधिक लाभ होगा। अधिक लाभ जो होता है तो श्रमिक की ये इच्छा होती है कि भाई हमारे से जो अधिक काम कराया जाता है उससे जो अधिक लाभ हो रहा है, उस अधिक लाभ में से कुछ हिस्सा यदि श्रमिक को दे दिया जाएगा तो दोनों की समस्याएं पूरी हो जाएगी। अधिक लाभ में से कुछ हिस्सा श्रमिक को मिल जाएगा, मतलब उसकी सैलरी बढ़ जाएगी और इसका अधिक उत्पादन हो जाएगा। ये मानसिक क्रांति लेकर के आए।
भाई दोनों में टकराव किस बात का है? वो अधिक से अधिक वेतन चाहता है और ये अधिक से अधिक उत्पादन चाहता है, तो दोनों की इच्छाएं पूरी कर दो। ये ज्यादा काम करके अधिक उत्पादन करे, ये अधिक उत्पादन होगा तो लाभ अधिक बढ़ेगा, और लाभ में से कुछ हिस्सा श्रमिकों को दे दो तो उसको ज्यादा वेतन मिलने लग जाएगा। दोनों की समस्याएं खत्म, ये अधिक काम करेगा, ये अधिक उत्पादन होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार की मानसिक क्रांति लाए और दोनों के बीच में उन्होंने क्या किया? समाधान किया। फिर है तीसरा, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। ये पहला हो गया विज्ञान न कि अंगूठा टेक नियम, दूसरा हो गया सहयोग न कि टकराव, तीसरा आ रहा है सहयोग न कि व्यक्तिवाद। सहयोग न कि व्यक्तिवाद मतलब कि सभी को मिल करके काम करना है। अब यहाँ पर व्यक्तिवाद का मतलब ये होता है कि देखो, श्रमिक जो होता है, काम करने वाला जो कर्मचारी है, जो कारखाने में काम कर रहा होता है, उसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य अपने परिवार का पालन पोषण करना, उसके लिए काम कर रहा है वो, मतलब उसको उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। और दूसरा उद्देश्य ये है कि कारखाने में जो काम कर रहा है उस कार्य में को मन लगा के करे। अब यहाँ पर व्यक्तिवाद यदि वो देखता है, व्यक्तिवाद का मतलब कि वो फर्म के लिए, कारखाने के लिए यदि सोचता है, तो कारखाना प्रबंधकों के द्वारा उसके परिवार के लिए सोचना चाहिए, तब जाकर के ये कार्य हो सकता है। सहयोग ये तब हो सकता है, मतलब यहाँ पर व्यक्तिवाद को बढ़ावा न दे करके किसको बढ़ा देना चाहिए? सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, मिल करके कार्य करना चाहिए। ये उन्होंने कहा कि उनमें आपस में इस प्रकार का तालमेल होना चाहिए। चौथा सिद्धांत दिया, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिक अधिक क्षमता और समृद्धि के लिए विकास। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिक अधिक क्षमता और समृद्धि के लिए विकास, मतलब टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत ये बताया कि सबसे पहले तो कर्मचारी की जो नियुक्ति है वैज्ञानिक तरीके से की जाए। वैज्ञानिक तरीके से मतलब कि सबसे पहले तो उसका चयन परीक्षाओं के माध्यम से किया जाए, चयन होने के बाद में फिर उसको ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग करके उसका विकास किया जाए और फिर उसको कार्य सौंपा जाए। मतलब कि उसकी अधिक से अधिक क्षमता का जब हम उपयोग करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन का कार्य कर पाएगा। तो ऐसे हमने कितने सिद्धांत देखे? 4 प्रकार के जो सिद्धांत हैं ये उन्होंने दिए, इन्होंने FW टेलर ने। सबसे पहला ये चारों सिद्धांत हमने अभी देखे। अब हम वैज्ञानिक प्रबंध के में जो तकनीकें हैं कि जो FW टेलर है, वो FW टेलर ने कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल किया। तकनीक का मतलब ये होता है कि जो सिद्धांत है, सिद्धांत मतलब कि कोई विचार है किसी काम को करने के लिए कि भाई इन विचारों के आधार पर कार्य को करना है, लेकिन उन विचारों को प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमें कुछ साधनों की जरूरत होगी, और साधन का मतलब ये होता है कि तरीकों की जरूरत होगी, और वही तरीके उन्होंने बताए FW टेलर ने, और वो तरीके ही क्या कहलाए? उनकी टेक्निक कहलाई। टेक्निक मतलब कि किसी काम को करने का तरीका। तो जैसे कोई तैर रहा है तो तैरने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, तो वो टेक्निक कहलाती है वो। तो हर एक व्यक्ति का जो काम करने का जो टेक्निक है वो अलग होता था। FW टेलर ने प्रबंध के क्षेत्र में जो काम है उस कार्य को करने के लिए उन्होंने सिद्धांत दिए। उन सिद्धांतों को अपनाते हुए कौन कौन सी तकनीकों के माध्यम से काम किया जाता है, तो उन्होंने अलग अलग तकनीकें बताई। उसमें सबसे पहला उन्होंने कौन सा बताया? कार्यात्मक फोरमैनशिप। एक तकनीक उन्होंने ये दी कि कार्यात्मक फोरमैनशिप क्या होती है। फिर उसके बाद में दूसरी तकनीक उन्होंने कार्य का प्रमापीकरण और सरलीकरण, ये दूसरी तकनीक दी। फिर तीसरा उन्होंने कार्य पद्धति का अध्ययन बताया। उसमें उन्होंने गति अध्ययन, समय अध्ययन, थकान अध्ययन ये बताया। फिर विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली, ये चौथी पद्धति उन्होंने बताई। इस प्रकार से उन्होंने 4 प्रकार की टेक्निक हमारे सामने रखी। 4 प्रकार की टेक्निक रखी। कौन कौन सी? सबसे पहले ये एक हो गई विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली, ये सभी इंपॉर्टेंट है ना। विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली एक, फिर दूसरी ये कार्य पद्धति अध्ययन 2, फिर तीसरा है कार्य का प्रमापीकरण और सरलीकरण 3, और चौथा है कार्यात्मक फोरमैनशिप। कार्यात्मक फोरमैनशिप
ऐसी 4 तकनीकों का उन्होंने उल्लेख किया है। इन सिद्धांतों को अपनाते हुए इन 4 तकनीकों के माध्यम से कार्य को किस प्रकार से जो किया जाता है वो उन्होंने बताया है। तो यहाँ हम सबसे पहले कार्यात्मक फोरमैनशिप जो है इसको हम समझ लेते हैं, इस टेक्निक को समझते हैं। देखिए उसका नाम ही है कार्यात्मक फोरमैनशिप। कार्यात्मक मतलब जी कार्य, कार्य कहाँ होगा? कारखाने में होगा। कारखाने में कौन होगा? तो वहाँ श्रमिक होगा। श्रमिकों के ऊपर एक फोरमैन होता है जो कि उन श्रमिकों का मार्गदर्शन करता है, उनका पर्यवेक्षण करता है, उनको सामग्री चाहिए, उनको मशीन चाहिए, उनको कौन कौन सी वस्तुएं चाहिए काम करने के लिए, वो सब अवेलेबल कराने वाला उनके ऊपर कौन होता है? फोरमैन होता है। तो यहाँ पर जो FW टेलर है उन्होंने कार्यात्मक फोरमैनशिप एक ऐसी टेक्निक बताई। अब ये कार्यात्मक फोरमैनशिप क्या होती है? तो उनका एक ही उद्देश्य था। वो क्या करते थे? जो कार्य होता है उस कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते थे। इसका मतलब कि एक बहुत बड़ा कार्य है तो उस कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दो और उसके आधार पर कार्य किया जाए। तो यहाँ पर उन्होंने यही प्रणाली अपनाई। कारखाना प्रणाली में फॉरमैन वह प्रबंधक होता है जिसके सीधे संपर्क में श्रमिक प्रतिदिन आते हैं। तो कारखाना जो प्रणाली होती है, मतलब कारखाने में जहाँ उत्पादन होता है तो वहां पर जो फोरमैन है, फोरमैन एक प्रकार का प्रबंधक होता है जिसके सीधे संपर्क में श्रमिक प्रतिदिन आते हैं। जो काम करने वाला जो मजदूर है, श्रमिक है, प्रतिदिन किससे मिलता है? फोरमैन से ही मिलता है। उसको मटेरियल चाहिए, उसको माल चाहिए, जो भी वस्तु चाहिए वो किससे मांगता है? फोरमैन से मांगता है। इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में आपने पढ़ा कि फोरमैन निम्नतम स्तर का प्रबंधक और उच्चतम श्रेणी का श्रमिक होता है। उसकी 2 प्रकार की भूमिका होती है। वो एक तो निम्नतम स्तर का प्रबंधक होता है, मतलब हमने देखा उच्च स्तर का प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक और निम्न स्तरीय प्रबंधक। तो वो प्रबंधक कौन सा है? निम्न स्तरीय प्रबंधक है। और श्रमिकों में सबसे ऊंचा है। निम्न स्तरीय प्रबंधक है और उच्च स्तरीय कौन है? वो श्रमिक है, श्रमिकों का बॉस है एक प्रकार से। वह केंद्र बिंदु होता है जिसके चारों ओर पूरा उत्पादन, नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण घूमता है। वो एक पूरी तरह से सेंटर पॉइंट होता है जिसके आसपास सारी कारखाने की क्रियाएं घूमती है। टेलर ने कारखाना ढांचे में इस भूमिका के निष्पादन के सुधार पर ध्यान दिया। उन्होंने इस सेंटर पॉइंट को ही पकड़ा, फोरमैन को, कि भाई सारी क्रिया इस फोरमैन के आसपास घूम रही है, तो इस क्यों ना मैं इस फोरमैन के ऊपर ही टेस्ट करूं। उन्होंने इस फोरमैन के ऊपर प्रयोग किया। वास्तव में एक अच्छे फोरमैन की योग्यताओं की सूची तैयार की। उन्होंने एक फोरमैन के अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होना चाहिए ऐसी उन्होंने एक लिस्ट बनाई, लेकिन पाया कि कोई भी व्यक्ति इनको पूरा नहीं कर सका। और उन्होंने जो योग्यताएं एक फोरमैन के अंदर होना चाहिए उन योग्यताओं की लिस्ट बनाई। और जो काम करने वाला फोरमैन है जब उसके अंदर देखा तो उन कोई भी व्यक्ति उस योग्यताओं को पूरा नहीं कर सका, और इसलिए उसने 8 व्यक्तियों के माध्यम से क्रियात्मक फोरमैनशिप का सुझाव दिया। अब उन्होंने जो योग्यताओं की लिस्ट बनाई, एक व्यक्ति के अंदर वो सारी योग्यताएं नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उन योग्यताओं जो उन्होंने योग्यताओं की लिस्ट बनाई थी वो योग्यता रखने वाले ऐसे 8 लोगों को उन्होंने चुना। उनको फोरमैन के लिए जो योग्यताएं चाहिए थी ऐसे योग्यता वाले 8 लोगों को, अलग अलग 8 प्रकार के लोगों को उन्होंने फोरमैन काम के लिए चुन लिया। टेलर ने नियोजन, उसके क्रियान्वयन को अलग अलग रखने की वकालत की। मतलब नियोजन और उसके क्रियान्वयन इसको अलग अलग रखने का उन्होंने कहा। इस अवधारणा को कारखाने के निम्नतम स्तर बढ़ा दिया गया। यह क्रियात्मक फोरमैनशिप कहलाता है। अब उन्होंने क्या किया आगे? कारखाना प्रबंधक के अधीन योजना अधिकारी एवं उत्पादन अधिकारी थे। अब इसको हम किसके माध्यम से समझते हैं? एक यहाँ पर उन्होंने चित्र दिया है, इसके माध्यम से हम समझेंगे। देखो यहाँ से अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्रियात्मक फोरमैनशिप क्या होता है। तो सबसे ऊपर होता है कारखाना प्रबंधक। कारखाना प्रबंधक मतलब ये हो गया फोरमैन।
कारखाना प्रबंधक मतलब ये कौन होता है, फोरमैन, जिसको हम क्या बोल रहे थे, केंद्र बिंदु बोल रहे थे। अब टेलर ये चाह रहे थे कि इस फोरमैन के अंदर वो सारी योग्यताएं हैं कि नहीं जो उन्होंने सोची थी, तो एक ही व्यक्ति के अंदर वो योग्यताएं नहीं थी, इसलिए उन्होंने वो योग्यताओं वाले ऐसे 8 व्यक्तियों को ढूंढा और उनको वो अलग अलग कार्य सौंप दिए। मतलब एक ही व्यक्ति के कार्य को उन्होंने 8 लोगों में बांट दिया। तो उन्होंने कारखाना प्रबंधक के नीचे 2 लोगों को नियुक्त किया। एक प्लानिंग का काम करेगा, मतलब योजना बनाने का काम करेगा, और दूसरा प्रोडक्शन देखने का काम करेगा, उत्पादन का काम करेगा। एक योजना बनाएगा, दूसरा उस योजना को लागू करवाएगा। तो ये योजना बनाएगा और ये जो अधिकारी, उत्पादन अधिकारी, उस योजना के अनुरूप कार्य को करवाएगा। फिर योजना अधिकारी जो है उसके नीचे 4 लोग रहेंगे। प्लानिंग जो बनाएगा तो सबसे पहले डायरेक्शन देने वाला, निर्देश देने वाला होगा, निर्देश कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम बनाने वाला कार्यक्रम क्लर्क, समय और लागत क्लर्क, समय कितना समय लगेगा, कितनी लागत लगेगी, और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण होता है, बिना अनुशासन का कार्य नहीं हो सकता है। तो ये सभी कौन लोग हैं, ये योजना बनाने वाले, मतलब योजना अधिकारी के नीचे ये 4 प्रकार के लोग उसके अंडर में काम करते थे, कि जो डायरेक्शन देने का काम करते थे, कार्यक्रम डिसाइड करते थे, कितना समय लगेगा, कितनी लागत लगेगी, और अनुशासन स्थापित करने वाले। ये चारों जो भी तय करते थे उसके अनुसार फिर उत्पादन अधिकारी उनको क्रियान्वयन करते थे। तो उसके नीचे भी 4 होते थे। एक गति नायक, गति नायक मतलब कि जो श्रमिक है उसके काम करने की गति को देखना। टोली नायक, श्रमिकों का जो नेता होता है, मुखिया होता है, उसको टोली नायक बोला जाता है। मरम्मत नायक, यदि मशीन में कोई खराबी होती है तो उसकी मरम्मत करने वाला। और निरीक्षक, जो कि कार्य को सतत देखने वाला। तो इस प्रकार से कारखाना प्रबंधक के काम को उन्होंने ऐसे 8 लोगों में बांट दिया। ये 8 लोग मिल करके श्रमिकों के ऊपर नजर रखते हैं और श्रमिकों के कार्य को करवाते हैं। और इसी से कारण से बेथलेहम कंपनी में, जो स्टील कंपनी थी, उसमें 3 गुना वृद्धि हो गई। तो बिल्कुल होगी 3 गुना वृद्धि, कि जब एक श्रमिक के ऊपर इतने सारे प्रयोग होंगे तो उसकी तो सारी शक्ति का उपयोग कर लिया जाएगा। 8 लोग, एक मतलब श्रमिकों के कार्य को कितने लोग देखने वाले हैं, 8 लोग देखने वाले हैं। उसकी गति को भी देखेंगे, यदि कुछ खराबी आ गई तो उसको मरम्मत करके देंगे। उसके ऊपर एक टोली नायक होगा, उनके अनुशासन को देखेंगे, उनके समय को देखेंगे कि कितने समय लग रहा है, लागत देखेंगे कि भाई कम से कम खर्चा लगेगा, उसका प्रतिदिन का कार्यक्रम होगा, उसको डायरेक्शन देने वाला भी होगा। यदि काम नहीं उसको आ रहा है तो उसको डायरेक्शन दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा करो। मतलब कहीं पर भी उसकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है और सीधा सीधा 3 गुना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था उनका कौन सा कार्यात्मक फोरमैनशिप का ये सुझाव उन्होंने दिया। अगली जो टेक्निक है एफडब्ल्यू टेलर की, वो टेक्निक है कार्य का प्रमापीकरण और सरलीकरण। कार्य का प्रमापीकरण, प्रमापीकरण का मतलब होता है जैसे आप लोगों ने ईंट बनते हुए देखी होगी। जैसे मकान जो बनता है वो ईंट से बनता है, और ईंट को बनाने वाला जो मजदूर होता है उसको देखा होगा कि वो ईंट कैसे बनाता है। यदि आप मिट्टी जो वो क्या करता है, एक मिट्टी का गोला लेता है, उसके पास एक सांचा रहता है, उस सांचे में मिट्टी को डालता है और उसको पलटा देता है। मिट्टी लेता है, सांचे में मिट्टी को डालता है, पलटा देता है, मतलब ठोकता है और पलटा देता है। और इस प्रकार से एक फिक्स आकार की जो ईंट है सभी एक साइज की बन जाती है। एक ही साइज की सारी ईंटें एक ही साइज की कैसे बन रही है, उस सांचे के कारण। का मतलब वो सांचा क्या है, प्रमाप है। सांचा क्या है, प्रमाप है। मतलब कि किसी भी कार्य को यदि हम प्रमापित तरीके से करते हैं, एक निर्धारित फॉर्मेट में करते हैं, तो वो कार्य व्यवस्थित तरीके से होता है। और यहाँ पर यही जो एफडब्ल्यू टेलर ने प्रमापीकरण और सरलीकरण, मतलब हर एक कार्य के लिए उन्होंने प्रमाप डिसाइड किया। प्रमाप डिसाइड किया मतलब जैसे हम ही हमारे स्कूल में देखते हैं कि हर एक क्लास, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक पीरियड होता है ना, और वो 40 मिनट का होता है, 45 मिनट का होता है, या 50 मिनट का होता है। तो ऐसा क्यों, 1 घंटे का क्यों नहीं होता है, 10 मिनट का क्यों नहीं होता है, 40 मिनट का क्यों होता है? तो यदि हम इस पर प्रश्न खड़ा करें तो ये सब अनुभवों से तय किया गया है
कि किसी भी विषय को पढ़ने के लिए हम 40 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ सकते हैं। उससे ज़्यादा यदि हम पढ़ेंगे तो हमारे सिर के ऊपर से चली जाती है, समझ में नहीं आता है। तो इस कारण से उसको एक 40 मिनट का एक समय दिया गया। ये किसके आधार पर? अनुभवों के आधार पर, प्रयोग करके, समझ के आधार पर तय किया गया। एक प्रमाप डिसाइड कर दिया है कि पीरियड कितने मिनट का होगा, 40 मिनट का होगा। 40 मिनट बाद घंटी बज जाती है, ये प्रमाप डिसाइड हो गया। तो इसी प्रकार से एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत जो तकनीकें दी है कि कार्य का प्रमापीकरण, मतलब जो भी कार्य होता है उस कार्य के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया। मतलब हर एक काम के लिए उन्होंने प्रमाप डिसाइड कर दिया और उस कार्य को सरल कर दिया। टेलर प्रमापीकरण का जबरदस्त पक्षधर था। उन्होंने हर एक काम के लिए प्रमाप डिसाइड कर दिया। यदि आपको चलना है तो उसके लिए भी आपके पैर की जो गति है वो इतनी होना चाहिए। आपको यदि सोना है तो आपको मतलब गति अध्ययन, समय अध्ययन, किसी काम को करने में कितना समय लगेगा, उस काम को करने में आपकी जो एक्टिविटी है, आपका हाथ कितना हिलना चाहिए, आपका पैर कितना हिलना चाहिए, उसकी गति कैसे होना चाहिए, ये सारे प्रमापीकरण मतलब उन्होंने कैमरा लगा दिया, उन्होंने घड़ी लगा दी और इस प्रकार से श्रमिकों को पूरी तरह से मशीन की तरह उन्होंने बांध दिया। तो टेलर प्रमापीकरण का जबरदस्त पक्षधर था। उसके अनुसार अंगूठा टेक नियम के अंतर्गत उत्पादन पद्धतियों के विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ प्रणाली को प्रमाप के विकास के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है तथा उसमें और सुधार किया जा सकता है, जिसे पूरे संगठन में उपयोग में लाया जाना चाहिए। इसको कार्य अध्ययन तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन और कार्यविधि अध्ययन सम्मिलित। मतलब उन्होंने इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया? समय अध्ययन का, समय इसका अध्ययन किया, समय का, गति का, थकान का, है ना, कि भाई किसी काम को करने में कितना समय लग रहा है, किसी काम को करते समय कर्मचारी कितना थक रहा है ना, किसी काम को करते समय उसकी क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, उसमें उसकी स्पीड क्या है, इन सारी बातों का उन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। प्रमापीकरण से अभिप्राय है प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया के लिए मानक निर्धारण प्रक्रिया से है। प्रमापीकरण का मतलब होता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए क्या निर्धारित करना? मानक। मानक मतलब एक माप निर्धारित करना। जैसे आप किराना सामान लेने गए तो आप 1 किलो तेल लोगे तो वो आपको अंदाज से नहीं देगा, माप कर देगा। मतलब उसका एक 1 लीटर का माप रहता है, उससे माप कर देगा। इसी प्रकार से यहाँ पर टेलर ने हर एक क्रिया के लिए एक मानक निर्धारित किया। प्रमापीकरण प्रक्रिया कच्चा माल, समय, उत्पाद, मशीनरी, कार्य पद्धति अथवा कार्य शर्तें, इन सब के लिए उन्होंने प्रमाप तय किए। अब प्रमापीकरण का क्या उद्देश्य है कि हर एक काम के लिए उन्होंने प्रमाप क्यों तय किया? किसी एक वर्ग अथवा उत्पाद को स्थायी प्रकार, आकार, विशेषताओं में सीमित कर देना। भाई जब सब एक जैसा काम होगा तो व्यवस्थित काम होगा। विनिर्मित भाग उत्पादों को परस्पर बदल लेने की योग्यता स्थापित करना। सब एक जैसा होगा तो आपस में आसानी से हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। माल की श्रेष्ठता, गुणवत्ता को स्थापित करना। जो माल है वो श्रेष्ठ होगा, क्वालिटी वाला होगा। व्यक्ति और मशीन के निष्पादन के मानक निर्धारित करना। उन्होंने यहाँ तक कि व्यक्तियों में भी मानक तय कर दिया कि उसके अंदर ये योग्यता होना चाहिए। मशीनों में भी मानक तय कर दिया कि मशीन भी इसी क्वालिटी की होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कार्य को क्या बना दिया? सरल बना दिया। अब आगे हम देखते हैं कार्य पद्धति अध्ययन। कार्य पद्धति अध्ययन में अभी मैंने बताया था कि कार्य पद्धति मतलब कि काम को करने का तरीका। ठीक है, कार्य पद्धति अध्ययन वे कार्य को करने की पद्धति और उसका अध्ययन करना। किसी भी काम को करने का जो एक तरीका होता है उस तरीके का भी अध्ययन करना। तो कार्य पद्धति का अध्ययन का उद्देश्य है कार्य को करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति को ढूंढना। भाई एक ही कार्य है, उसको यदि हम 5 लोगों को देंगे तो पांचों लोग उसको अलग अलग तरीके से करेंगे। मान लो एक पिक्चर है, कोई सा चित्र है, वो हमने 5 बच्चों को दिया बनाने के लिए, तो पांचों बच्चे जो है वो अलग अलग तरीके का पिक्चर बनाएंगे। पिक्चर एक है लेकिन बनाने का तरीका सबका अलग अलग है, तो उसमें से सर्वोत्तम तरीका को ढूंढना ये कार्य पद्धति अध्ययन होता है। किसी कार्य को करने की कई पद्धतियां होती है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग के निर्धारण के कई जो पैरामीटर्स होते हैं। कच्चा माल प्राप्त करने से लेकर
तैयार माल को ग्राहक तक पहुंचाने तक प्रत्येक क्रिया कार्य पद्धति अध्ययन के अंतर्गत आती है। मतलब कच्चे माल से लेकर के कस्टमर तक उस वस्तु को पहुंचाने तक सभी कार्यों के लिए कार्य पद्धति का अध्ययन आता है। टेलर ने कार्य पद्धति अध्ययन के माध्यम से कई क्रियाओं को एक साथ जोड़ने की अवधारणा का निर्माण किया। फोर्ड मोटर कंपनी ने इस अवधारणा का सफलतापूर्वक उपयोग भी किया है। आज भी ऑटो कंपनियां इसको अपना रही है। मतलब कि कच्चे माल से लगा करके वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जितनी भी क्रियाएं होती है उनके लिए कार्य पद्धति अध्ययन का इस्तेमाल किया जाता है। और आज भी जो फोर्ड मोटर कंपनी है और भी जो कंपनियां हैं वो इस पद्धति को अपनाती है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? उत्पादन लागत को कम करना और ग्राहक को अधिकतम गुणवत्ता और संतुष्टि प्रदान करना। कि जो वस्तु को बनाने में उत्पादन लागत है वो कम से कम लगे और ग्राहक जो है वो कस्टमर जो है वो संतुष्ट हो। इसके लिए कई तकनीकों का प्रयोग होता है, जैसे प्रक्रिया चार्ट, परिचालन अनुसंधान, ये उन्होंने उपयोग किया। एक कार का डिजाइन तैयार करने के लिए समुच्चय रेखा का अर्थ है परिचालन क्रियाओं, कर्मचारियों का स्थान, मशीन और कच्चा माल आदि का क्रम निर्धारित करना। और यह सभी कुछ कार्यविधि अध्ययन के अंतर्गत आता है। ये सभी कार्यविधि अध्ययन का भाग होता है। अगला पॉइंट आ रहा है हमारा कौन सा? गति अध्ययन। अब ये गति अध्ययन क्या है? गति का मतलब होता है स्पीड। अब यहाँ पर स्पीड मतलब मोटर नहीं चलाना है। स्पीड का मतलब किससे है? श्रमिक के काम करने की जो गति है उससे यहाँ पर संबंधित है। गति अध्ययन में विभिन्न मुद्राओं की गति, काम करते समय श्रमिक की जो अलग अलग मुद्राएं हैं जो किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए की जाती है उसका अध्ययन किया जाता है। जैसा कि उठना, रखना, बैठना, फिर स्थान बदलना आदि। अनावश्यक चेष्टाओं को समाप्त किया जाता है जिससे कि कार्य को भली भांति पूरा करने में कम समय लगता है। क्योंकि कई बार की वो बिना कारण के कुछ हाथ पे हिला रहा है जिससे थकान आएगी, तो ऐसी चेष्टाओं को, ऐसी क्रियाओं को खत्म कर दिया गया। जैसे उदाहरण के लिए टेलर और उसका सहयोगी फ्रैंक ईंट बनाने की चेष्टाओं को 18 से 5 तक घटा लाए। जो ईंट बनाने के लिए 18 प्रकार की उठना, बैठना, ईंट बनाने के लिए जो हाथ पैरों की जो गति है वो 18 प्रकार की चेष्टाएं थी। तो टेलर ने उन चेष्टाओं को कहाँ तक ले आए? वो 5 पर ले आए। वो 18 से 5 पर ले आए। उनका जब उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया तो केवल 5 प्रकार की एक्टिविटी से ईंट बन जाती है। और पहले कितने प्रकार से उसको काम करता था? वो 18 प्रकार से हाथ पैरों को हिलाता था। टेलर ने यह दिखा दिया कि इस प्रक्रिया को अपनाने से उत्पादकता को 4 गुना बढ़ा सकता है। पहले 18 बार हाथ हिलाता था तब एक ईंट बनती थी, और अब 5 बार में हाथ हिलाने से एक ईंट बन रही। मतलब कि अब वो काम को यदि कर रहा है तो वो 18 बार हिलाने पर, मतलब 18 बार की एक्टिविटी में 4 ईंटें बना सकता है। मतलब काम उसका 4 गुना हो सकता है। यदि शरीर की मुद्राओं का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो पता लगेगा उत्पादक की मुद्राएं, प्रासंगिक चेष्टाएं और अनुत्पादक मुद्राएं। इसमें फिजूल फालतू जो मुद्राएं हैं उनको हटाया जा सकता है। विभिन्न मुद्राओं की पहचान करने के लिए टेलर ने किसका उपयोग किया? स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच मतलब घड़ी का उपयोग किया उन्होंने। विभिन्न चिन्हों का उपयोग किया, रंगों का उपयोग किया। ठीक है। गति अध्ययन की सहायता से टेलर ऐसे उपकरण डिजाइन करने में सफल रहा जो श्रमिकों को उनके प्रयोग के संबंध में शिक्षित करने में उपयोगी थे। इसके जो परिणाम निकले वह वास्तव में अद्भुत थे। वास्तव में अद्भुत कि भाई एक ईंट जो 18 प्रकार की गतिविधियां करने पर एक ईंट बनती थी, उतने में ही 4 ईंटें बना सकता हूँ। अगला जो अध्ययन है कौन